नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम एपीएस के सभी क्रिटिकल रूल्स को कवर करेंगे। यह टॉपिक प्रमोशन एग्जाम के साथ अन्य बैंक एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपीएस के स्ट्रक्चर को लेकर यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से पढ़ें। With reference to the institutional framework of the Aadhaar-enabled payment system, AEPS, consider the following statements. 1. The system was developed by the National Payments Corporation of India, NPCI. 2. It utilizes the Unique Identification Authority of India, UIDAI, specifically for biometric authentication services. 3. NPCI provides the switching service to facilitate transactions between different banks. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एनपीसीआई ने प्लेटफॉर्म बनाया है और यूआईडीएआई बायोमेट्रिक सर्विस देता है। यह सिस्टम इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के लिए स्विचिंग सर्विस भी देता है। एपीएस एक बैंक लेड मॉडल है जो आधार ऑथेंटिकेशन का यूज करता है। इसका मुख्य काम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। मान लीजिए आप किसी भी बैंक के बीसी पॉइंट पर जाते हैं तो यह सिस्टम आपके बैंक से कनेक्ट करता है। इस बेसिक पॉइंट को कभी गलत मत करना। अगले सवाल में हम जरूरी इनपुट्स को देखेंगे। एपीएस ट्रांजैक्शन के लिए क्या नहीं चाहिए? यह सवाल एग्जाम में बार बार आता है। Which of the following inputs is not required for a customer to perform an AEPS transaction? Option A. Name of the customer's bank. Option B. Aadhaar number. Option C. Biometric input, fingerprint. Option D. Debit card or PIN. सही जवाब है ऑप्शन डी। एपीएस ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट कार्ड या पिन की जरूरत नहीं होती। ग्राहक को सिर्फ बैंक का नाम, आधार नंबर और फिंगरप्रिंट देना होता है। यह सिस्टम कार्डलेस और पिनलेस बैंकिंग के लिए बनाया गया है। इससे रूरल एरिया में बैंकिंग आसान हो जाती है। मान लीजिए कोई ग्राहक अपना कार्ड घर भूल गया है, तब भी वह सिर्फ आधार से पैसे निकाल सकता है। अगले सवाल में हम एपीएस के फीचर्स और उसकी 24 घंटे उपलब्धता को देखेंगे। इन फीचर्स को ध्यान से पढ़िए। यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं। Which of the following statements correctly describe the features and availability of the Aadhaar-enabled payment system, AEPS? 1. It supports basic banking services including cash withdrawal, balance inquiry, and mini statements. 2. It enables Aadhaar to Aadhaar fund transfers between linked accounts. 3. The system is designed to be available 24/7, serving remote areas without physical branches. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एपीएस में विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और फंड ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह सिस्टम 24 घंटे और 7 दिन काम करता है। इसका मकसद रिमोट एरिया में बैंकिंग पहुंचाना है। इससे ग्राहकों को बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए गांव में बैंक बंद है,
तो भी ग्राहक बीसी एजेंट के पास जाकर पैसे निकाल सकता है। यह सवाल बैंकिंग ऑपरेशंस का आधार है, इसे मिस मत करना। एईपीएस ट्रांजैक्शन कौन करवाता है, यह पता होना बहुत जरूरी है। AEPS transactions are typically conducted at a point of service operated by A, using a micro ATM or biometric enabled POS terminal. Option A, Bank Branch Manager. Option B, Business Correspondent BC or Bank Mitra. Option C, Regional Office Clerk. Option D, UIDI Official. सही जवाब है ऑप्शन बी। ये ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र के जरिए होते हैं। बीसी एजेंट माइक्रो एटीएम या बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज करते हैं। यह बैंक का एक्सटेंडेड आर्म होता है जो डोर स्टेप बैंकिंग देता है। इससे बैंक की पहुंच हर गांव तक हो जाती है। मान लीजिए एक बीसी एजेंट अपनी दुकान पर बैठा है, तो वह वहां मिनी बैंक की तरह काम करता है। कैश डिपॉजिट के इस नियम में अक्सर लोग गलती करते हैं। अगले सवाल में सावधान रहें। कैश डिपॉजिट के इस नियम को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। Under AEPS norms, what is the specific restriction usually applied to cash deposit transactions? Option A, they are only available for senior citizens. Option B, they are restricted to honors, same bank transactions. Option C, they require a debit card for authentication. Option D, they are prohibited during banking hours. सही जवाब है ऑप्शन बी। कैश डिपॉजिट एपीएस में सिर्फ ऑनर्स ट्रांजैक्शन के लिए अलाउड होता है। ऑनर्स का मतलब है कि ग्राहक और एजेंट का बैंक सेम होना चाहिए। इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए यह रिस्ट्रिक्शन है। यह नियम सिस्टम की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। मान लीजिए आपका खाता एसबीआई में है, तो आप एसबीआई के बीसी पॉइंट पर ही कैश जमा कर पाएंगे। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो एग्जाम में आप सेफ हैं। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एनपीसीआई प्लेटफॉर्म देता है और यूआईडीएआई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन संभालता है। ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ बैंक का नाम, आधार और बायोमेट्रिक चाहिए। यह सिस्टम 24 घंटे कैश विड्रॉल और बैलेंस चेक की सुविधा देता है। ये ट्रांजैक्शन बीसी एजेंट या बैंक मित्र के जरिए होते हैं। कैश डिपॉजिट की सुविधा सिर्फ सेम बैंक यानी ऑनर्स में मिलती है। अगले सवाल में हम विड्रॉल लिमिट के एक जरूरी नियम को देखेंगे जो एग्जाम में आता है। विड्रॉल लिमिट का यह नियम हर बैंकर को पता होना चाहिए। In the context of AEPS operational guidelines, what is the minimum number of approved cash withdrawal transactions that banks are mandated to provide to a customer per month? Option A, 3. Option B, 5. Option C, 10. Option D, unlimited. सही जवाब है ऑप्शन बी। बैंकों को महीने में कम से कम 5 ट्रांजैक्शन देने ही पड़ते हैं। यह नियम सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए बनाया गया है। अगर बैंक इससे कम लिमिट देता है, तो वह गाइडलाइंस का उल्लंघन है। मान लीजिए कोई ग्राहक गांव में है, तो उसे महीने में 5 बार फ्री कैश निकालने का हक है।
अगले सवाल में हम उस कानून को देखेंगे जो एईपीएस को पावर देता है। यह लीगल सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे याद कर लें। Which legislative act grants the Reserve Bank of India (RBI) the power to regulate systems like the Aadhaar-enabled payment system (AEPS)? Option A. The Banking Regulation Act, 1949. Option B. The Reserve Bank of India Act, 1934. Option C. The Payment and Settlement Systems Act, 2007. Option D. The Information Technology Act, 2000. सही जवाब है ऑप्शन सी। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 आरबीआई को यह पावर देता है। यह एक्ट भारत में सभी डिजिटल पेमेंट्स को रेगुलेट करता है। इसी एक्ट के तहत एनपीसीआई को भी ऑथराइज किया गया है। मान लीजिए कोई नया पेमेंट सिस्टम आता है तो वह इसी एक्ट के दायरे में काम करेगा। डिजिटल पेमेंट कमेटी पर यह सवाल बहुत गहरा है। इन कमेटियों के रोल को समझना एग्जाम के लिए जरूरी है। Consider the following committees formed in 2016 regarding the digital payment ecosystem. 1. The Nandan Nilekani Committee specifically recommended measures to boost digital payments using Aadhaar. 2. The Vatal Committee focused on promoting low-cost digital payments to enhance financial inclusion. Which of the statements given above are correct? Option A. One only. Option B. Two only. Option C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. सही जवाब है ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नंदन निलेकनी कमेटी ने आधार का यूज बढ़ाने पर जोर दिया था और रतन वतल कमेटी ने डिजिटल पेमेंट्स को सस्ता करने की बात कही थी। इन दोनों ने भारत के पेमेंट सिस्टम को नया रूप दिया है। असल बात यह है कि आज हम जो यूपीआई और एईपीएस देखते हैं वह इन्हीं कमेटियों की देन है। मान लीजिए सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाना चाहती है तो वह इन्हीं रिकमेंडेशंस को फॉलो करती है। लिमिट्स को लेकर कंफ्यूजन अक्सर होता है। अगला सवाल ध्यान से देखें। ट्रांजैक्शन लिमिट का यह सवाल बहुत ट्रिकी है, इसे गलत मत करना। With reference to the transaction limits in the AEPS network, consider the following statements. 1. The National Payments Corporation of India, NPCI, has set a maximum limit of Rs 10,000 for a single cash withdrawal transaction. 2. The daily cumulative limit for withdrawals is strictly fixed by the RBI at Rs 10,000 for all banks. 3. Individual banks have the discretion to set their own daily cumulative limits, which may exceed the per transaction cap. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। एनपीसीआई ने पर ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 रखी है, लेकिन डेली लिमिट बैंक खुद तय करते हैं। आरबीआई ने कोई फिक्स्ड डेली लिमिट नहीं लगाई है। मान लीजिए एक बैंक अपने ग्राहकों को दिन में 25,000 निकालने की छूट देता है, तो वह ऐसा कर सकता है। जनवरी 2024 का यह नया रूल बहुत ही क्रिटिकल है। एजेंट सिक्योरिटी का यह नया अपडेट एग्जाम में जरूर आएगा। With
respect to the security updates in the AEPS ecosystem effective from 1st January 2024, which of the following statements regarding agent-to-factor authentication (TUFA) is correct? 1. Agents are required to perform a biometric login only once a week. 2. Agents must verify their own biometrics daily before processing user transactions. 3. This measure was mandated by NPCI to prevent fraud. Option A. 1 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि लॉगिन वीकली नहीं डेली होता है। एजेंट को अब ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले रोज अपना बायोमेट्रिक देना पड़ता है। यह कदम फ्रॉड रोकने के लिए उठाया गया है। मान लीजिए कोई एजेंट अपना डिवाइस किसी और को दे देता है, तो अब वह डिवाइस काम नहीं करेगा। एनपीसीआई ने जनवरी 2024 में इस नियम को अनिवार्य कर दिया है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। बैंकों को महीने में कम से कम 5 विड्रॉल ट्रांजैक्शन देने ही पड़ते हैं। एपीएस को रेगुलेट करने वाला कानून पीएसएस एक्ट 2007 है। डिजिटल पेमेंट के लिए निलेखनी और वतल कमेटी की भूमिका अहम थी। एक बार में 10,000 की लिमिट है, लेकिन डेली लिमिट बैंक तय करता है। एजेंट्स को अब हर रोज बायोमेट्रिक स्कैन से लॉगिन करना अनिवार्य है। अगले सवाल में हम बायोमेट्रिक लॉक करने के फीचर को समझेंगे, जो सुरक्षा के लिए जरूरी है। फ्रॉड रोकने का यह तरीका बहुत इफेक्टिव है। इसे ध्यान से देखें। What specific security feature has the UIDAI intensified awareness about to help users prevent unauthorized AEPS transactions? Option A. Log biometrics. Option B. PIN-based login. Option C. SMS OTP validation. Option D. Physical token verification. सही जवाब है ऑप्शन ए। यूआईडीआई ने बायोमेट्रिक लॉक करने के फीचर पर बहुत जोर दिया है। यह फीचर एम-आधार ऐप या वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे कोई भी आपके बायोमेट्रिक का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब आपको ट्रांजैक्शन करना हो, तभी इसे अनलॉक करें। मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना, तो आप बायोमेट्रिक लॉक करके फ्रॉड से बच सकते हैं। जुलाई 2024 का यह अपडेट बहुत ताज़ा है। आरबीआई का यह नया कदम एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक है। In July 2024, the Reserve Bank of India (RBI) released draft norms focusing on which aspect of the AEPS ecosystem? Option A. Increasing the transaction limit to rupees 1 lakh. Option B. Verifying AEPS agents and monitoring touchpoints. Option C. Removing the need for biometric authentication. Option D. Mandating smartphone usage for all customers. सही जवाब है ऑप्शन बी। आरबीआई ने एपीएस एजेंट्स की वेरिफिकेशन और टच पॉइंट मॉनिटरिंग के लिए ड्राफ्ट नॉर्म्स जारी किए हैं। इसका मकसद सिस्टम में गलत एजेंट्स को घुसने से रोकना है। बैंकों को अब एजेंट का बैकग्राउंड चेक सख्ती से करना होगा। असल बात यह है कि बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आरबीआई ने जुलाई 2024 में इस नियम का प्रस्ताव रखा है। इस बैंकिंग टर्म का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में यह शब्द बहुत कॉमन है।
In the context of the banking infrastructure supporting the Aadhaar-enabled payment system, AEPS, what does the acronym IIN stand for? Option A. Indian Identification Number. Option B. Issuer Identification Number. Option C. Interbank Interface Network. Option D. Instant Identification Node. सही जवाब है ऑप्शन बी। आईआईएन का मतलब है इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह एक यूनिक नंबर है जो उस बैंक की पहचान करता है जिसने कार्ड इश्यू किया है। एईपीएस में यह नंबर ट्रांजैक्शन को सही बैंक तक पहुंचाने में मदद करता है। मान लीजिए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सिस्टम आईआईएन से ही आपके बैंक को पहचानता है। क्या एईपीएस के लिए स्मार्टफोन चाहिए? यह एक कॉमन सवाल है। इस सवाल का जवाब हर ग्रामीण बैंकर को पता होना चाहिए। Is a smartphone required by the customer to perform a financial transaction using the Aadhaar-enabled payment system, AEPS? Option A. Yes, a smartphone with the Bheem app is mandatory. Option B. Yes, but only for transactions above rupees 5,000. Option C. No, the customer does not require a smartphone. Option D. No, but the customer must have a feature phone for OTPs. सही जवाब है ऑप्शन सी। एईपीएस ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहक को स्मार्टफोन की कोई जरूरत नहीं है। यह ट्रांजैक्शन पूरी तरह एजेंट के डिवाइस से होता है। ग्राहक को सिर्फ अपना आधार नंबर और फिंगरप्रिंट देना होता है। यह सिस्टम डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए बना है। मान लीजिए एक किसान के पास फोन नहीं है, तब भी वह आसानी से पैसे निकाल सकता है। बैंकिंग के ये दो शब्द बहुत बेसिक हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। ऑनर्स और ऑफर्स का फर्क समझना जरूरी है। With reference to the operational terminology of the AEPS framework, consider the following definitions. 1. An honest transaction is one where the customer and the business correspondent, agent, belong to the same bank. 2. An off-us transaction is one where the customer and the business correspondent, agent, belong to different banks. Which of the statements given above are correct? Option A. One only. Option B. Two only. Option C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. सही जवाब है ऑप्शन सी। दोनों परिभाषाएं बिल्कुल सही हैं। ऑनर्स में ग्राहक और एजेंट का बैंक एक ही होता है, जबकि ऑफर्स में अलग अलग बैंक होते हैं। ऑफर्स ट्रांजैक्शन में इंटरचेंज फीस भी लग सकती है। यह डिस्टिंक्शन सेटलमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका खाता एसबीआई में है और एजेंट भी एसबीआई का है, तो यह ऑनर्स ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया तो एग्जाम में आप सेफ हैं। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। फ्रॉड से बचने के लिए यूआईडीआई का लॉक बायोमेट्रिक फीचर यूज करें। जुलाई 2024 के ड्राफ्ट में एजेंट्स की सख्ती से जांच पर जोर है। आईआईएन का मतलब इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ग्राहक को ट्रांजैक्शन के लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होती। ऑनर्स में सेम बैंक होता है और ऑफर्स में बैंक अलग होते हैं। अगले सवाल में हम माइनर्स के एईपीएस यूज करने के नियम को देखेंगे। क्या माइनर बच्चे एईपीएस यूज कर सकते हैं? यह सवाल बहुत कंफ्यूजिंग है।
With reference to user eligibility for the Aadhaar Enabled Payment System (AEPS), consider the following statements. 1. The customer must hold a specific type of account known as an Aadhaar Enabled Bank Account (ABA). 2. Minors are strictly prohibited from using the AEPS facility even if they have an Aadhaar number. 3. Minors are permitted to use the facility provided their bank account is linked to their Aadhaar number. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 2 only. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। एपीएस यूज करने के लिए आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना जरूरी है। उम्र की कोई सीमा नहीं है। माइनर भी इसे यूज कर सकते हैं अगर उनका खाता आधार से लिंक है। यह सुविधा सभी के लिए है। मान लीजिए एक छात्र की स्कॉलरशिप खाते में आती है तो वह एपीएस से पैसे निकाल सकता है। ऑथेंटिकेशन के इस तरीके को समझना जरूरी है। यहां लोग अक्सर गलती करते हैं। फिंगरप्रिंट के अलावा और क्या यूज हो सकता है यह पता होना चाहिए। Which of the following statements regarding the authentication protocols in AEPS are correct? 1. Iris scan is an accepted biometric mode in addition to fingerprint authentication. 2. Standard AEPS cash withdrawals require an OTP, one-time password, sent to the registered mobile number. 3. The system is designed to be pinless, relying primarily on biometric verification. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। एपीएस में फिंगरप्रिंट के साथ आइरिस स्कैन भी मान्य है। स्टैंडर्ड विड्रॉल में ओटीपी की जरूरत नहीं होती। यह बायोमेट्रिक बेस्ड है। यह सिस्टम अनपढ़ लोगों के लिए भी आसान बनाया गया है। मान लीजिए किसी के फिंगरप्रिंट घिस गए हैं तो वह आइरिस स्कैन का इस्तेमाल कर सकता है। क्या एपीएस ट्रांजैक्शन हमेशा फ्री होते हैं? यह एक मिथ है। बैंक चार्जेज के इस नियम को ध्यान से पढ़ें। Regarding the economic governance and limits of AEPS transactions, consider the following statements. 1. Operational guidelines suggest a cumulative monthly limit of Rs 50,000 for cash withdrawals. 2. All AEPS transactions are mandated to be free of charge for the customer, regardless of volume. 3. Charges may apply to the customer once they exceed the bank-specific limit of free transactions. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। एपीएस ट्रांजैक्शन हमेशा फ्री नहीं होते। बैंक आमतौर पर महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन देते हैं, उसके बाद चार्ज लगता है। 50,000 की मंथली लिमिट एक जनरल गाइडलाइन है। मान लीजिए आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो अगले ट्रांजैक्शन पर 15 से 20 रुपए चार्ज लग सकता है। नेटवर्क नहीं है तो क्या ट्रांजैक्शन होगा? यह सवाल टेक्निकल है। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। Does the AEPS system support offline transactions if the core banking system, CBS, or bank server is temporarily down? Option A. Yes,
Transactions are stored and forwarded later. Option B. Yes, up to a limit of rupees 2,000. Option C. No, the system requires real-time switching. Option D. Yes, if the agent uses a specialized offline device. सही जवाब है ऑप्शन सी। AEPS ऑफलाइन काम नहीं करता। इसके लिए रियल टाइम स्विचिंग और CBS कनेक्टिविटी जरूरी है। सिस्टम को तुरंत बैलेंस चेक करना होता है, जो ऑफलाइन में मुमकिन नहीं है। यह सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। मान लीजिए बैंक का सर्वर डाउन है, तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। एजेंट को पैसा कौन देता है? यह कमर्शियल मॉडल का सवाल है। कमीशन स्ट्रक्चर को समझना बिजनेस के लिए जरूरी है। In the commercial model of the AEPS ecosystem, which entity is responsible for paying the commission to the business correspondent, agent, for facilitating a transaction? Option A. The issuing bank, customer's bank, directly. Option B. The acquiring bank. Option C. The Unique Identification Authority of India, UIDAI. Option D. The Reserve Bank of India. सही जवाब है ऑप्शन बी। कमीशन देने की जिम्मेदारी एक्वायरिंग बैंक की होती है। एक्वायरिंग बैंक वह है जिसने एजेंट को ऑनबोर्ड किया है। इंटरचेंज फीस के जरिए इश्यूअर बैंक एक्वायरिंग बैंक को पे करता है और फिर एक्वायरिंग बैंक एजेंट को पे करता है। मान लीजिए आप एजेंट हैं, तो आपको पेमेंट आपका अपना बैंक देगा, कस्टमर का बैंक नहीं। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो एग्जाम में आप सेफ हैं। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। माइनर्स भी AEPS यूज कर सकते हैं अगर खाता आधार से लिंक है। इसमें फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन चलता है, OTP नहीं चाहिए। फ्री लिमिट के बाद ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगता है। AEPS के लिए इंटरनेट और सर्वर का होना अनिवार्य है। एजेंट को कमीशन एक्वायरिंग बैंक देता है। आखिरी सवाल में हम ट्रांजैक्शन के वेरिफिकेशन फ्लो को देखेंगे। ट्रांजैक्शन के पीछे क्या होता है, यह जानना एक बैंकर के लिए जरूरी है। During the processing flow of an AEPS transaction, how are the verification responsibilities distributed among the stakeholders? 1. UIDAI is responsible for verifying the biometric details of the customer. 2. The customer's bank, issuing bank, is responsible for verifying the account balance and authorizing the debit. 3. NPCI manually approves every transaction before settlement. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। NPCI ट्रांजैक्शन को मैनुअली अप्रूव नहीं करता, यह एक ऑटोमेटेड स्विच की तरह काम करता है। UIDAI बायोमेट्रिक डेटा वेरीफाई करता है और इश्यूअर बैंक बैलेंस चेक करता है। यह पूरा प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटेड है। मान लीजिए सिस्टम में लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो मैनुअल चेकिंग मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, आज हमने AEPS के सभी टेक्निकल और रेगुलेटरी पहलुओं को कवर किया। इन नियमों को एग्जाम से पहले एक बार और देख लें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अपनी तैयारी जारी रखें। शुभकामनाएं।